जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोमैकेनिक्स ऑफ रिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों ये जो रिस्ट कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो टॉपिक है पूरा, ये बहुत एक ट्रिकी टॉपिक है। मतलब इसको समझने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज बिना किसी देरी के अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज अपने सारे कंफ्यूजन्स को हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज रिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो रिस्ट को बच्चों कलाई जो हिंदी में बोलते हैं हम, उसे हम कार्पस भी कहते हैं। रिस्ट का क्या काम होता है कि जो हमारी फॉर आर्म है, फॉर आर्म को हैंड से कनेक्ट करना। तो वो जो एक लिंक होता है जो फॉर आर्म को और हाथ को जोड़ता है वो है रिस्ट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बच्चों टर्म यूज करी है रिस्ट कॉम्प्लेक्स, मैंने रिस्ट जॉइंट नहीं बोला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आज हम रिस्ट कॉम्प्लेक्स की बायोमैकेनिक्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो बच्चों रिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दो जॉइंट्स आते हैं, पहला रेडियो कार्पल जॉइंट और दूसरा मिड कार्पल जॉइंट। तो हम इन दोनों की बायोमैकेनिक्स को साथ में पढ़ते हैं, तो इसलिए एज अ होल इनको हम रिस्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इनकी एनाटॉमी पहले हम अब समझेंगे कि ये किस किस के बीच में बनते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं इनमें। ठीक है, ताकि हम जो इसकी बायोमैकेनिक्स है, जो इनकी मूवमेंट है, उनको अच्छे से समझ पाएं। क्योंकि अगर आपको एनाटॉमी ढंग से क्लियर नहीं होगी बच्चों, तो आप बायोमैकेनिक्स नहीं समझ पाओगे। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में बहुत क्लियरली दिखाया हुआ है कि देखो ये जो बीच में स्पेस रह रही है यहाँ पे, दिस इज द रेडियो कार्पल जॉइंट। ठीक है, और ये जो रेड लाइन से शो किया गया है, दिस इज द मिड कार्पल जॉइंट। ठीक है, एंड दिस होल इज द रिस्ट कॉम्प्लेक्स। नाउ अब ये जो रिस्ट कॉम्प्लेक्स है इसका फंक्शन क्या होता है। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि ये फोरआर्म को हैंड से कनेक्ट करता है, यानी कि ये एक इंटरलिंक है। जैसे दो बीच में एक नदी बह रही है तो दोनों तरफ के जो तट होते हैं उनको कौन कनेक्ट करता है, हम बीच में एक ब्रिज बना देते हैं, है ना। तो ये एक ब्रिज के तरीके से काम करता है यहाँ पे फोरआर्म और हैंड के बीच में। उसके अलावा इसका क्या फंक्शन होता है, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप को मेंटेन करना, कंट्रोल करना। ठीक है, क्योंकि हमारे देखो जो भी हम काम करते हैं वो किससे करते हैं, हाथों से करते हैं, है ना। मेजॉरिटी काम जो भी हम फाइन मोटर या ग्रॉस मोटर भी करते हैं उनमें हमारे हाथों का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। तो वहां की जो मसल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सी चीज काम में आती है, रिस्ट कॉम्प्लेक्स। कैसे काम करती है, कैसे कंट्रोल करती है ये, बाय कंट्रोलिंग या मेंटेनिंग द लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट फंक्शन क्या है, टू अलाउ फाइन एडजस्टमेंट ऑफ ग्रिप। अब देखो अगर कोई चीज यानी कि अगर रिस्ट हमारी मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है, तो इनडायरेक्टली वो किस चीज को कंट्रोल कर रही है, मूवमेंट्स को। क्योंकि मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी बच्चों तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, मूवमेंट। ठीक है, तो हैंड में क्या होंगी हमारी फाइन मूवमेंट्स, ग्रिपिंग मूवमेंट्स, तो उनको कंट्रोल करने में ये हेल्प करती है। Wrist muscles are designed for balance and control rather than for maximizing torque production. अब देखो यहाँ पे मैंने एक बार भी ये वर्ड यूज नहीं किया कि जो रिस्ट की मूवमेंट है या फिर जो रिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो आपको फोर्स दे रहा है, एनर्जी दे रहा है मूवमेंट करने के लिए। नहीं, ये क्या काम कर रहा है, ये वो जो फोर्स है जो मूवमेंट करवा रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है। तो इसका काम ये नहीं है कि रिस्ट से मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी मेरे काम को करने के लिए, मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। नहीं, वो क्या करेगा, वो जो एनर्जी आ रही है उसको मेंटेन करेगा ताकि ज्यादा कम होने में अपने अकॉर्डिंग जो मूवमेंट करनी है उस हिसाब से वो बैलेंस हो सके। तो बायोमैकेनिक्स के अगर उस पे सोचा जाए तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द रिस्ट कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द रेडियो कार्पल जॉइंट। तो अब देखो जॉइंट में हम जब भी पढ़ते हैं तो उसका प्रॉक्सिमल और डिस्टल सरफेस देखते हैं, क्योंकि जॉइंट क्या होता है, जब दो बोन्स, ये दो से या दो से ज्यादा बोन्स आपस में एक जगह आके मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं। तो एक हिस्सा प्रॉक्सिमल होगा और एक हिस्सा डिस्टल होगा, दोनों बोन्स का, दोनों एंड्स का। तो प्रॉक्सिमली इसमें क्या होता है, देखो एक तो रेडियस होता है, रेडियस बोन का जो लोअर एंड होता है वो होता है,
और एक रेडियो अल्नर डिस्क होती है जो कि किसका पार्ट होती है, ट्राइंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स का, TFCC। देखो यहाँ पे येलो कलर में आपको डिस्टल एंड ऑफ रेडियस दिख रहा है, ठीक है, और ये ब्लू से कलर में छोटा सा है आर्टिकुलर डिस्क विच इज अ पार्ट ऑफ TFCC। अब डिस्टली बात करें तो डिस्टली क्या आ जाती है हमारी, प्रॉक्सिमल कार्पल रो यानी कि कार्पल बोन्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं, स्केफॉइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्विट्रम। अब देखो जो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है, अब हम प्रॉक्सिमल वाले की बात कर रहे हैं कि प्रॉक्सिमल एंड में क्या था रेडियो कार्पल जॉइंट पे, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। अब अगर मैं डिस्टल एंड ऑफ रेडियस की बात करूं तो वो एक सिंगल कंटिन्यूअस और बाय कनकेव कर्वेचर है, यानी कि अगर उसका कर्वेचर देखा जाए, अगर उस डिस्टल एंड की बनावट देखी जाए तो वो बाय कनकेव है। फ्रंटल प्लेन में इसका क्या मतलब हुआ कि देखो जब वो फ्रंटल प्लेन में होगा तो वो लॉन्ग है, शैलो है फ्रॉम साइड टू साइड, बट सेजाइटल प्लेन में क्या हो जाएगा, वो शॉर्टर एंड शार्पर एंड टीरो पोस्टीरियरली। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको फ्रंटल में ऐसे दिख रहा है, सेजाइटल में इस तरह से इसकी पोजीशनिंग आएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस चीज को याद रखना अच्छे से। So, the proximal joint surface of radiocarpal joint is composed of, अब देखो यहाँ पे proximal joint surface of radiocarpal joint क्या है, अभी पढ़ा है हमने, दिस इज द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, क्योंकि रेडियोकार्पल जो जॉइंट है उसके प्रॉक्सिमली कौन बना रहा है जॉइंट, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। तो इसके ऊपर क्या क्या लैंडमार्क्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है लेटरल रेडियल फेसेट, ये किसके साथ आर्टिकुलेट करता है बच्चों, स्केफॉइड के साथ, जो कि हमने पढ़ा था ना अभी डिस्टल एंड पे, जो हमारी डिस्टली कौन सा बोन्स पार्ट लेती हैं इसमें, प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स है ना, जो रेडियस के साथ अटैच होती हैं आके। तो रेडियस के ऊपर जो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है उसके ऊपर एक लेटरल रेडियल फेसेट होता है, जो किसके साथ अटैच होता है, स्केफॉइड के साथ, क्योंकि स्केफॉइड भी सबसे लेटरली प्लेस होती है। फिर आता है मीडियल रेडियल फेसेट, ये किसके साथ आर्टिकुलेट होता है, मतलब किसके साथ जॉइंट बनाता है, ल्यूनेट के साथ। फिर एक आता है ट्राइंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स, ये किसके साथ आर्टिकुलेट होता है बच्चों, ट्राइक्विट्रम के साथ, यानी कि जो हमारी डिस्क थी TFCC वो किसके साथ होती है, प्रीडोमिनेंटली विद ट्राइक्विट्रम। नाउ एंगुलेशन ऑफ डिस्टल रेडियस, अब बच्चों अगर हम एक्स रे पे देखें तो जो हमारी डिस्टल रेडियस होती है, यानी कि जो रेडियस बोन का डिस्टल वाला पार्ट होता है उसमें स्लाइट एंगुलेशन होता है, यानी कि जो प्रॉक्सिमल रेडियोकार्पल जॉइंट की सरफेस है यानी कि डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है वो ओब्लीक है और एंगल्ड है स्लाइटली, ठीक है, यानी कि टेढ़ी है। अब टेढ़ी किस डायरेक्शन में है, वॉलरली एंड अल्नरली, वॉलरली यानी कि एंटीरियरली एंड अल्नरली मानी कि मीडियल साइड को वो टिल्टेड है, यानी कि आगे को और अंदर की तरफ को इट इज एंगुलेटेड। सो इंक्लिनेशन ऑफ डिस्टल रेडियस या फिर प्रॉक्सिमल रेडियोकार्पल जॉइंट सरफेस, तो इसमें अब देखो एक तो वो टेढ़ी है, फिर उसमें इंक्लिनेशन भी होता है। एवरेज इंक्लिनेशन कितना होता है डिस्टल रेडियस का, 23 डिग्रीज। दिस अकर्स, अब इसका रीजन क्या है, क्यों उसमें एंगुलेशन है, इंक्लिनेशन है सॉरी 23 डिग्रीज का, because the radial length is 12 mm greater on the radial side than on the ulnar side। यहाँ पे देखो आप इमेज में देख रहे हो कि जो ये वाला रेडियल साइड का यानी कि जो लेटरल साइड वाला पार्ट है इस वाली रेडियस बोन का वो थोड़ा आगे को निकला है एज कम्पेयर टू द मीडियल साइड, इस वजह से ये आपको एंगुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द रेडियल इंक्लिनेशन। दूसरा डिस्टल रेडियस इज टिल्टेड 11 डिग्री वोलरली, हमने यह भी पढ़ा था कि जो हमारी डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है वो थोड़ा आगे को और अंदर की तरफ को टिल्टेड है, तो आगे वो कितना टिल्टेड है, 11 डिग्रीज, 11 डिग्री वोलरली इट इज टिल्टेड, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इमेज में ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रॉक्सिमल कार्पल रो की। तो प्रॉक्सिमल कार्पल रो किसके साथ जॉइंट बना रही है, हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट बना रही है, ठीक है। तो इसमें हमारी 3 बोन्स हैं, स्केफोइड जो कि सबसे लेटरली प्लेस है, देन इज द ल्यूनेट जो बीच में आती है, और फिर है ट्राइक्विट्रम जो कि मीडियली प्लेस है यानी कि अंदर की तरफ को इसकी प्लेसमेंट होती है। सो दिस प्रॉक्सिमल कार्पल रो आर्टिकुलेट्स विद द डिस्टल रेडियस अलोंग विद द TFCC जो हमने पढ़ा था, और साथ में मिलकर ये क्या बनाती है, हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट।
बट अगर आपने एक चीज ध्यान दी होगी, तो जो हमारी ये प्रॉक्सिमल कार्पल रो है, इसमें एक और बोन होती है विच इज पिसिफॉर्म। तो यहाँ पे उसका नाम क्यों नहीं लिया गया? क्या वो आर्टिकुलेट नहीं करती इस जॉइंट के साथ? तो वैसे तो बच्चों अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो जो पिसिफॉर्म है वो प्रॉक्सिमल कार्पल रोज जो है रो है उसी का पार्ट है एनाटॉमिकली देखे तो। बट वैसे वो क्या है? एक सेसमोइड बोन है, ठीक है, जो कि किसके टेंडन में है? फ्लेक्सर कार्पल अल्नारिस के टेंडन में है, ठीक है। तो ये एक एनाटॉमिकल पुली का काम करती है। बाय द वे, अगर आपको एनाटॉमिकल पुली के बारे में कुछ जानना है, समझना है, डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, यहाँ पे भी लिंक आ जाएगा आई बटन के ऊपर, प्लस आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हो। देन इज द आर्टिकुलर इनकॉन्ग्रेंस। अब बच्चों आर्टिकुलर इनकॉन्ग्रेंस जो है वो इट इज डिफाइंड बाय टू फैक्टर्स। सबसे पहला कि जो हमारा डिस्टल रेडियोकार्पल जॉइंट सरफेस है, यानी कि जो रेडियस की जो डिस्टल एंड की सरफेस है, इट इज शार्पर देन द प्रॉक्सिमल जॉइंट सरफेस इन बोथ सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन्स, मेकिंग द जॉइंट समवॉट इनकॉन्ग्रेंट। यानी कि अगर आप जो रेडियोकार्पल जॉइंट है उनकी सरफेस देखोगे तो वो ज्यादा कॉन्ग्रेंट नहीं है, एक दूसरे से बहुत अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके उन्होंने दो रीजंस बता रखे हैं। Overall contact area between the distal and proximal radiocarpal surface is only about 20% of the available surface। यानी कि contact area कितना रहता है इस joint में? 20%। So because of this joint incongruence and the angulation of the proximal joint surface, अब देखो, एक तो जॉइंट इनकॉन्ग्रेंस हो गया, यानी कि जो आर्टिकुलर सरफेस है वो आपस में इतनी मिलती नहीं है, इतनी कॉन्ग्रेंट नहीं है। दूसरा क्या हुआ? जो रेडियस था, जो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है, जो जॉइंट में पार्ट ले रहा है रेडियोकार्पल जॉइंट में, उसमें क्या है? एंगुलेशन है, इंक्लिनेशन है। अब इन दोनों चीजों की वजह से क्या हो गया? देयर इज ग्रेटर रेंज ऑफ फ्लेक्शन देन एक्सटेंशन एंड देयर इज ग्रेटर रेंज ऑफ अल्नर डेविएशन देन द रेडियल डेविएशन। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एग्जामिनर आपसे बहुत पूछता है। ज्यादातर बच्चे यहीं फंस जाते हैं कि एग्जामिनर सीधा यही पूछ लेगा कि अच्छा बताओ रिस्ट में फ्लेक्शन ज्यादा क्यों होता है, एक्सटेंशन इतना क्यों नहीं होता, या फिर अल्नर डेविएशन ज्यादा क्यों होता है, रेडियल डेविएशन कम क्यों होता है। तो आपके पास इसका आंसर अब आपको पता है। क्यों? क्योंकि एक तो जॉइंट इनकॉन्ग्रुएंस है, सरफेस उसके इनकॉन्ग्रुएंस है, आर्टिकुलर इनकॉन्ग्रुएंस है, और दूसरा जो हमारा डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है उसमें इंक्लिनेशन है। आपको ये दो पॉइंट्स बोलने हैं। फिर अगर वो फर्दर डिटेल में पूछता है कि इनमें इनमें क्या होता है, तो आप जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा उन्हें बता देना। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लो बच्चों, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहीं फंसते हैं, ठीक है। देन अल्ना लेंथ इन रिलेशन टू रेडियस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ठीक है। ये ना मास्टर्स तक भी आते आते बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है, तो इसको अच्छे से समझ लो। यहाँ पे एक बार समझ लोगे फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब देखो हमारे फोरआर्म में कितनी दो बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो जो अल्ना है वो रेडियस से लंबी हो या फिर अल्ना रेडियस से छोटी हो, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखो इसमें दो टर्म्स आती हैं, अल्नर नेगेटिव वेरिएंस, अल्नर पॉजिटिव वेरिएंस। तो जब अल्ना रेडियस से छोटी होगी, ठीक है, अल्ना छोटी हो गई तो मतलब वो हार गई, ठीक है, क्योंकि रेडियस जीत गई, क्योंकि अल्ना तो छोटी है। तो इट इज नोन एज अल्नर नेगेटिव वेरिएंस। और जब अल्ना रेडियस के कंपैरिजन में बड़ी होती है उसे हम कहते हैं अल्नर पॉजिटिव वेरिएंस, क्योंकि अल्ना इसमें जीत गई। तो जब आपसे अल्नर वेरिएंस के बारे में पूछा जाए तो आपको सिर्फ अल्ना को ही याद रखना है। अगर अल्ना बड़ी है रेडियस से दैट मीन्स इट इज अल्नर पॉजिटिव, और अगर अल्ना छोटी है रेडियस से दैट मीन्स इट इज अल्नर नेगेटिव, ठीक है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो अल्नर नेगेटिव में क्या हुआ बच्चों? अल्ना छोटी हो गई रेडियस से, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि जो जॉइंट है, कौन सा जॉइंट? रेडियोकार्पल जॉइंट, उसके ऊपर जो फोर्स जानी थी वो अब एबनॉर्मल तरीके से जाएगी, ठीक है। जैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले हो रहा था फोर्स का, अब उतना एफिशिएंटली इफेक्टिवली नहीं होगा। ऑल्सो कौन सी डिजीज इससे होने के चांसेस हैं? एवास्कुलर नेक्रोसिस,
ठीक है, वो अल्नर नेगेटिव वेरिएंस के साथ एसोसिएटेड है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अल्नर पॉजिटिव, यानी कि जो अल्ना है वो डिस्टल एंड ऑफ रेडिया से लंबी है, तो अल्ना जीत गई, अल्नर पॉजिटिव। ठीक है, सो इट इज एसोसिएटेड विद द चेंजेस इन टीएफसीसी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो अल्नर नेगेटिव में क्या था कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रॉब्लम आ रही थी, अल्नर पॉजिटिव में क्या हुआ, टीएफसीसी के अंदर आपको चेंजेस दिखने को लगेंगे, यानी कि उसका क्या होगा, इम्पिंजमेंट होगा, वो बीच में फंस जाएगा। ठीक है, बिटवीन द डिस्टल अल्ना एंड द ट्राइक्विट्रम। तो यानी कि जो आपका टीएफसीसी यानी कि ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स है वो किसके बीच में दबना शुरू हो जाएगा, अल्ना और ट्राइक्विट्रम के बीच में, क्योंकि अल्ना तो लंबी हो गई ना, ऐसे याद रखना, अल्ना लंबी हो जाएगी तो क्या होगा, वो टीएफसीसी को ट्राइक्विट्रम के ऊपर दबा देगी। तो ऐसे आप कभी नहीं भूलोगे और ना कंफ्यूज होगे कि टीएफसीसी कौन से वाले वेरिएंट्स में अफेक्ट होता है। देखो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, न्यूट्रल में क्या है कि दोनों सेम है। अल्नर पॉजिटिव में देखो अल्ना बड़ी हो गई, इस ये नॉर्मल लाइन थी, इससे अल्ना ऊपर चली गई, और यहाँ पे क्या हुआ, अल्ना नीचे आ गई। पढ़ लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, राइट। सो अल्नर वेरिएंस क्या है बच्चों, रिलेटिव लेंथ है अल्ना की जब हम कंपेयर करते हैं रेडियस के साथ। ठीक है, रिस्ट जॉइंट पे, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अल्ना की लेंथ बड़ी होगी या रेडियस की लेंथ बड़ी होगी। ठीक है, तो इसमें देखो रेड इज रेडियस एंड ग्रीन इज अल्ना, तो जब रेडियस, पहली कंडीशन रेडियस की लेंथ बड़ी है अल्ना से, राइट, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, अल्नर नेगेटिव रेडियंस व्हेन रेडियस लेंथ इज मोर। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो ये चीज। दूसरा क्या है, जब रेडियस की लेंथ छोटी हो गई और अल्ना की लेंथ बड़ी है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, जब अल्ना की लेंथ लंबी होगी रेडियस बोन से, तो उसे हम कहेंगे अल्नर पॉजिटिव वेरिएंस। ठीक है, जब अल्ना लेंथ इज मोर, यही चीज आप इस डायग्राम में देख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट इज द कैप्सूल ऑफ द रेडियो अल्नर जॉइंट। तो बच्चों ये अभी हम रेडियो कार्पल जॉइंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अभी तक कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इसके कैप्सूल की अगर हम बात करें तो जो रेडियो कार्पल जॉइंट होता है इसका एक बहुत लूज कैप्सूल होता है, बट वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि रिस्ट में देखो आप मूवमेंट काफी होती है, तो अगर बहुत टाइट कैप्सूल हो जाएगा तो इतनी मूवमेंट ये परमिट नहीं कर पाएगा। ये जो कैप्सूल है ये रीइंफोर्स किससे होता है, बाय कैप्सुलर एंड इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स। अब बच्चों दूसरा जॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है मिड कार्पल जॉइंट, क्योंकि रिस्ट कॉम्प्लेक्स में दो जॉइंट्स थे, रेडियो कार्पल जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द मिड कार्पल जॉइंट। तो इसमें भी हम प्रोक्सिमल और डिस्टल सर्फेसेस के बारे में देखेंगे। तो प्रोक्सिमली मिड कार्पल जॉइंट में कौन सी सर्फेस आएगी, हमारी प्रोक्सिमल कार्पल रो, नाम से याद रखना, प्रोक्सिमल में प्रोक्सिमल कार्पल रो, डिस्टल में आएगी हमारी डिस्टल कार्पल रो। ठीक है, so the mid carpal joint is a functional rather than an anatomical unit. इसको हम functional unit ज़्यादा मानते हैं। It is because it does not form a single uninterrupted articular surface. So the mid carpal joint is anatomically separate from the radiocarpal joint. अगर हम anatomically देखें तो ये joint radiocarpal joint से देखो बिल्कुल अलग है, पोजीशन में भी और आर्टिकुलेशन में भी। जो मिड कार्पल जॉइंट है उसका एक फाइब्रस कैप्सूल होता है और इसके अंदर साइनोवियल लाइनिंग भी होती है जो कि कई बार कंटिन्यूस होती है विद द सीएमसी जॉइंट्स, क्योंकि सीएमसी जॉइंट्स इसके बिल्कुल नेक्स्ट ही आते हैं, दैट इज द कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। अब अगर हम इनकी सर्फेसेस की बात करें, मिड कार्पल जॉइंट के अगर हम सर्फेस की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स होती हैं और इनमें ओवरऑल देखा जाए तो कॉन्केव कॉन्वेक्स कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, यानी कि अगर एक बोन कनकेव है तो जिस बोन से वो आर्टिकुलेट कर रही है वो कन्वेक्स होती है। देख सकते हो यहाँ पे आप प्रोक्सिमल कार्पल रो, दिस वन एंड दिस इज द डिस्टल कार्पल रो, और इनके बीच में आर्टिकुलेशन होता है। तो जब ये दोनों लेयर, दोनों रोज आपस में मिल जाती है तो दे फॉर्म द मिड कार्पल जॉइंट। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिगामेंट्स ऑफ रिस्ट कॉम्प्लेक्स। अभी तक हमने पढ़ा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्ट कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर हमने रेडियो कार्पल और मिड कार्पल जॉइंट के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लिगामेंट्स ऑफ रिस्ट कॉम्प्लेक्स कि रिस्ट के अंदर कौन कौन से लिगामेंट्स आते हैं। तो रिस्ट जो है बच्चों वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि छोटी सी जगह में ही ना बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी बोन्स भी हैं, बहुत सारी मूवमेंट्स भी हो रही हैं, बहुत सारे मसल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे लिगामेंट्स भी हैं, तो ये इसलिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ओवरऑल
33 इंट्रा आर्टिकुलर एंड इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब लिगामेंट्स को बच्चों हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे लिगामेंट्स हैं तो हमने उनको एक कैटेगरी दे रखी है हर लिगामेंट को, बेस्ड ऑन देयर प्लेसमेंट एंड बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। प्लेसमेंट के बेसिस पे दो तरीके के लिगामेंट्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, और पोजीशन के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं, वोलर और डोर्सल। अब एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स क्या होते हैं बच्चों, जो ऊपर से फोरआर्म से चलते हुए आते हैं, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस से चलते हुए आते हैं और कार्पल बोन्स के ऊपर इंसर्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक, यानी कि जो बाहर से शुरू हो रहे थे और रिस्ट पे आके अटैच हो रहे हैं। इंट्रिंसिक जो कार्पल पे ही शुरू हो रहा है और रिस्ट पे ही लग रहा है, बाहर से नहीं आ रहा। अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो वोलर लिगामेंट वो है जो कि आपके एंटीरियरली प्लेस्ड है, यानी कि आगे की तरफ, हथेली की तरफ जो लिगामेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वोलर लिगामेंट्स। डोर्सल लिगामेंट्स जो पीछे की तरफ, आपकी जो डोर्सल सरफेस है हैंड की, वहां पे जो लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहते हैं डोर्सल लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स के बारे में बच्चों ये मैंने आपको एक ब्रीफ कर दिया कि उनका क्लासिफिकेशन कैसा है, कितने लिगामेंट्स हैं हमारे रिस्ट जॉइंट में। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में इट विल बी प्रेजेंट, तो आप जाके वहां से चेक कर लेना अगर आपको लिगामेंट्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना हो तो। अब हम आगे पढ़ते हैं अबाउट द काइनेमैटिक्स ऑफ द रिस्ट कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज पढ़ने का। तो इसके अंदर जो रिस्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर, देखो बच्चों मैं रिस्ट जॉइंट नहीं बोल रही हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स बोल रही हूँ, तो कॉम्प्लेक्स में रेडियो कार्पल और मिड कार्पल दोनों जॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम रिस्ट कॉम्प्लेक्स पे जो मोशन होगा, जो मूवमेंट होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मोशन होते हैं। तो मोशन आपको पता है जो रेडियो कार्पल पे और मिड कार्पल जॉइंट पे होता है, ये किसकी वजह से होता है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव मस्कुलर फोर्स, मसल तो काम करेगी, मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी करेगी अगर मूवमेंट करानी है तो, पैसिव लिगामेंटस फोर्स एंड जॉइंट रिएक्शन फोर्स। तो रिस्ट जॉइंट पे हमारी जो भी मूवमेंट होती है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से होती है। किस किस से, मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन, पैसिव लिगामेंटस फोर्स एंड द जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस। सो देयर आर नो मस्कुलर फोर्सेस। अब देखो ये थोड़ा ब्रीफ है, जो कि हमें इसके काइनेमैटिक्स से पहले थोड़ा पता होना चाहिए कि इनकी मूवमेंट्स कैसे होती हैं। सो देयर आर नो मस्कुलर फोर्सेस अप्लाइड डायरेक्टली टू द प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स। अब देखो बच्चों जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, ये जो हमारी प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स है ना, जो येलो कलर से आउटलाइन हो रही है, इसके ऊपर डायरेक्टली कोई मस्कुलर फोर्स नहीं आती, ठीक है। जो कि कौन कौन सी बोन्स है, स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइकेट्रम। तो ये जो प्रॉक्सिमल कार्पल रो है, ये एक इफेक्टिव लिंक है किसके बीच में, अब देखो ये हो गया हमारा रेडियस, ठीक है, जो कि जॉइंट बना रहा है रेडियो कार्पल, ये हो गया हमारा बीच का प्रॉक्सिमल कार्पल रो, और ये है हमारा मिड कार्पल बोन्स, ठीक है, डिस्टल कार्पल रोज, ठीक है। तो ये जो डिस्टल कार्पल रो है और ये जो हमारा डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है, इसके बीच में कौन लिंक कर रहा है इन दोनों को, द प्रॉक्सिमल कार्पल रो। तो ये जो प्रॉक्सिमल कार्पल रो है बच्चों, ये एक इफेक्टिव लिंक है किसके बीच में, बिटवीन द रेडियस एंड द डिस्टल कार्पस, ठीक है, एंड मेटाकार्पल्स ऑब्वियसली, क्योंकि इसके आगे मेटाकार्पल्स ही हैं जिनके ऊपर एक्चुअली मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। सो प्रॉक्सिमल कार्पल रो को बच्चों हम इंटरकैलेटेड सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। दैट इज इट इज अ रिलेटिवली अनअटैच्ड मिडल सेगमेंट ऑफ द 3 सेगमेंट लिंकेज। अब 3 सेगमेंट कौन कौन से आ गए, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस सबसे पहला, देन ऑब्वियसली द प्रॉक्सिमल कार्पल रो एंड देन द डिस्टल कार्पल रो। तो ये जो 3 सेगमेंट है, इनके बीच में एक इफेक्टिव लिंक कौन सा है, प्रॉक्सिमल कार्पल रो, इसलिए इसको हम इंटरकैलेटेड सेगमेंट भी कहते हैं। So when compressive forces are applied across this intercalated segment, the middle segment tends to collapse and move in opposite direction from the segment above and below it. अब देखो बच्चों इस चीज को ध्यान से समझना, when compressive forces या फिर कोई भी फोर्स जब हमारे इस इंटरकलेटेड सेगमेंट पे, कौन से सेगमेंट पे, इंटरकलेटेड सेगमेंट, यानी कि क्या हुआ,
प्रॉक्सिमल कार्पल रो उसके ऊपर लगती है, तो ये जो प्रॉक्सिमल कार्पल रो है ना, ये मूव करती है इन दी अपोजिट डायरेक्शन, जो भी मोशन हो रहा है। अगर मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मान लो रिस्ट का एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है, हम रिस्ट को एक्सटेंशन में लेके जा रहे हैं, मतलब क्या है, जो आपके रिस्ट एक्सटेंसर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी हमारी रिस्ट एक्सटेंशन में जा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा डिस्टल कार्पल रो है और डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है वो तो एक्सटेंशन में ही जाएंगे, बट जो ये प्रॉक्सिमल कार्पल रो है ना, इसमें भी स्पेसिफिकली होके बोलूं तो स्केफॉइड ये फ्लेक्शन में जाती है, ठीक है। तो ये एक मतलब समझ लो ऐसा होता है, ये एक चीज है जो होती है, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगी ना बच्चों तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। डिटेल में भी हम पढ़ेंगे बट किसी दूसरी वीडियो में। तो यहाँ पे आप मोटे मोटे तौर पे ये बात समझो कि ये जो इंटरकलेटेड सेगमेंट तक बात समझ आ गई ना, ठीक है। अब ठंडे दिमाग से फिर से मेरी बात सुनो, जब हमारा रिस्ट एक्सटेंशन में जा रहा है, यानी कि जो मेरे रिस्ट एक्सटेंसर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी मेरे रिस्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब जब रिस्ट एक्सटेंशन में जा रही है तो जो मेरा डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है वो एक्सटेंशन में जा रहा है, जो डिस्टल कार्पल रो है वो एक्सटेंशन में जा रही है, बट जो प्रॉक्सिमल कार्पल रो है जो कि इंटरकलेटेड सेगमेंट है वो एक्सटेंशन में नहीं जा रहा, वो फ्लेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये चीज अच्छे से अपने दिमाग में गांठ बांध लो, ये चीज आगे काम आएगी, ये चीज समझ आ गई तो फिर तो बल्ले बल्ले, ठीक है। यहाँ पे भी डायग्राम से वही समझा रखा है, देखो कंप्रेसिव फोर्सेस आई हैं दो, अपर और जो लोअर सेगमेंट है वो एक तरफ जा रहे हैं और जो बीच का है वो अलग हो रहा है। अब मूवमेंट्स की बात करें बच्चों रिस्ट जॉइंट पे, तो हमारे पास दो प्लेन में मूवमेंट है, सजाइटल और फ्रंटल। सजाइटल में होता है हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्रंटल में होता है अल्लर एंड रेडियल डेविएशन। अब इन दोनों की काइनेमैटिक्स अलग अलग है। फ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम अपने पाम को अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि दोनों सरफेस जो है, वोलर सरफेस जो है वो पास में आ रही है। नॉर्मल वैल्यू क्या है 80 डिग्रीज। एक्सटेंशन क्या है अपोजिट, यानी कि जो डोर्सल सरफेस है जहां पे रिस्ट एक्सटेंसर्स हैं वो वाली सरफेस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और वो सरफेस पास में आ रही है। नॉर्मल वैल्यू क्या है 70 डिग्रीज। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन एट रिस्ट अकर्स एज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अब देखो फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है ना बच्चों, इनको हम एक ऐसा होता है ना कि मूवी के पार्ट्स आते हैं, पार्ट 1 2 3 4 ऐसे सीरीज आती है पूरी, है ना। तो ये जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है ना ये भी ऐसे सीरीज में होता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन हमें किसने दी है, कॉनवेल ने। उन्होंने एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताया है कि ये जो सेगमेंट्स है रिस्ट पे वो कैसे मूव करते हैं ड्यूरिंग द फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है। सो ड्यूरिंग, अब देखो एक चीज समझना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के टाइम पे जो स्कैफोइड है वो सबसे ज्यादा मूव करती है। प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स की अगर मैं बात करूं तो स्कैफोइड सबसे ज्यादा मूव करती है और जो ल्यूनेट है वो सबसे कम मूवमेंट करती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो कॉनवेल थे इन्होंने ना सीरीज बनाई फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट की। तो सबसे पहली सीरीज में हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, अब देखो हमारी मूवमेंट कहां से स्टार्ट हो रही है, आपने अपना हाथ रख रखा है फुल फ्लेक्शन में, ठीक है। हम फुल फ्लेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फुल फ्लेक्शन से हमें फुल एक्सटेंशन तक जाना है, ठीक है, यानी कि हमें ए से लेके जेड तक जाना है। ए क्या है फुल फ्लेक्शन, जेड क्या है फुल एक्सटेंशन। अब हम फुल फ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, रिस्ट को, अब देखो साथ साथ करते रहो, रिस्ट को फ्लेक्शन में ले आओ, जैसे इस इमेज में दिखा रखा है ना, ये वाली मूवमेंट कर लो अपने रिस्ट पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने रिस्ट एक्सटेंसर्स जो हैं उनको एक्टिव करो, यानी कि एक्सटेंशन में करो, हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाओ। तो इस दौरान क्या हो रहा होगा, जब आप स्टार्ट कर रहे होगे इस मोशन से, जो आपका डिस्टल कार्पल रो है, डिस्टल कार्पल रो याद रखना, वो ग्लाइड कर रहा है ऑन द रिलेटिवली फिक्स्ड प्रॉक्सिमल कार्पल रो, यानी कि प्रॉक्सिमल कार्पल रो जो स्केफोइड वाला रो था वो फिक्स्ड है अभी, बट जो उसके ऊपर वाला रो है डिस्टल कार्पल रो वो मूव कर रहा है, ठीक है। ये चीज समझ आई। फिर बट दे ग्लाइड इन विच डायरेक्शन, अब ग्लाइड तो कर रहे हैं, मूव तो कर रहे हैं, बट किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, क्योंकि मसल फोर्स तो एक्सटेंसर्स लगा रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो दे विल ग्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मोशन ऑफ द हैंड। अगर आपने पहले पार्ट में समझ ली होगी ये चीज, जब मैं कंप्रेसिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा रही थी कि इंटरकलेटेड सेगमेंट अलग मूव करता है, तो आपको ये चीज अब तक समझ आ गई होगी, ठीक है।
यानी कि एक्सटेंशन की फोर्स आई तो जो डिस्टल कार्पल रो थी वो भी एक्सटेंशन में ही मूव करेगी, ये बात तो अब हमें पता ही है। ठीक है, तो नथिंग न्यू। आप देखो करते 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 आप रिस्ट को इस वाली पोजीशन तक ले आए, यानी कि पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 शुरू हो गया। पार्ट 1 कहां से कहां तक था? फुल फ्लेक्शन से न्यूट्रल तक लाना, दिस इज पार्ट 1। बट हमें तो फुल एक्सटेंशन तक लेके जाना है ना, ये तो हम न्यूट्रल पे आए हैं। अब देखो रिस्ट आपके न्यूट्रल तक आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो लिगामेंट्स हैं किस किस के बीच में, बिटवीन द कैपिटेट एंड स्केफोइड, ठीक है। अब जब आपके रिस्ट न्यूट्रल पे आ गई बट आप अभी भी एक्सटेंशन करे जा रहे हो, तो क्या होगा, जो कैपिटेट और स्केफोइड के बीच में लिगामेंट होगा वो कैपिटेट और स्केफोइड को एक क्लोज पैक पोजीशन में ले आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आप कंटिन्यू अभी भी अपनी रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट करे जा रहे हो। तो ये जो कंटिन्यू आप कर रहे हो उसकी वजह से जो फोर्स आ रही है, तो डिस्टल कार्पल रो तो मूव कर ही रही है, जैसे जैसे आपका हाथ एक्सटेंशन में जा रहा है तो जो डिस्टल कार्पल रो है वो तो ऑलरेडी एक्सटेंशन में जाती ही जा रही है आपके साथ। बट अब क्या हुआ, कैपिटेट और स्केफोइड भी क्लोज पैक पोजिशन में आ गए बिकॉज ऑफ द लिगामेंट, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, डिस्टल कार्पल रो के साथ साथ स्केफोइड भी मूव करने लग गई। हमने ये पढ़ा था ना कि रिस्ट के फ्लेक्शन एक्सटेंशन में जो स्केफोइड है वो सबसे ज्यादा मोबाइल है और ल्यूनेट जो है वो सबसे कम मोबाइल बोन है प्रॉक्सिमल कार्पल रो की। तो अब क्या हो गया, स्केफोइड ने धोखा दे दिया, स्केफोइड अपनी प्रॉक्सिमल कार्पल रो को छोड़ के भाग गई डिस्टल कार्पल रो के पास। उसने बोला उसके लिगामेंट के साथ अब मैं बंध गई हूँ, अब मैं इन्हीं के साथ चलूंगी। तो वो भी मूवमेंट करने चली गई किसके ऊपर, ओवर द रिलेटिवली फिक्स्ड प्रॉक्सिमल कार्पल रो। अब प्रॉक्सिमल कार्पल रो में बचा कौन, ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रम, तो उनके ऊपर वो मूवमेंट करने चली गई। अब आ जाओ, अब आपका जो रिस्ट एक्सटेंशन है वो 45 डिग्रीज तक आ गया। हमने नॉर्मल क्या पढ़ा था 70 डिग्रीज, बट आप एक्सटेंशन अभी 45 डिग्री तक लेके आए हो। अब यहाँ पे एक और लिगामेंट जाग जाता है, कौन सा, स्कैपुलर ल्यूनेट इंटरओशियस लिगामेंट। कब जागता है ये, जब आप 45 डिग्रीज ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन पे लाते हो। तो ये क्या करता है, स्केफोइड और ल्यूनेट को क्लोज पैक पोजीशन में ले आता है, ठीक है। दिस इन टर्न्स यूनाइट ऑल द कार्पल्स एंड कॉज देम टू फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट। अब तो सारी कार्पल्स कंबाइन हो गई इन लिगामेंट्स की वजह से, तो अब ये एक यूनिट की तरह काम करती है। सो कंप्लीशन ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन, अब देखो अब 45 डिग्री से भी अब आप बिल्कुल कंप्लीट 70 डिग्री तक रिस्ट एक्सटेंशन करने जा रहे हो, ठीक है। सो कंप्लीशन ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन अकर एज द प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द कार्पल मूव्स एज अ रिलेटिवली सॉलिड यूनिट ऑन द रेडियस एंड TFCC। यानी कि अब जो प्रॉक्सिमल कार्पल रो भी है ना वो भी मूव कर रही है किसके साथ, किसके ऊपर, रेडियस और TFCC के ऊपर। सो ऑल लिगामेंट्स बिकम टॉट एट फुल एक्सटेंशन, ठीक है। सो द एंटायर रिस्ट कॉम्प्लेक्स इज इन इट्स क्लोज्ड पैक पोजीशन, दैट इज एक्सटेंशन, क्योंकि यहाँ पे आपके जो सारे लिगामेंट्स हैं वो टॉट हो चुके हैं, टाइट हो चुके हैं। तो हम पूरा पहुंच गए। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था ये किसने दिया है बच्चों, कॉर्नवेल ने। तो स्केफोइड का आपने देखा होगा, स्केफोइड अलग अलग मूवमेंट पे यानी कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लिगामेंट के साथ बन के अलग अलग मोशन कर रही है, ठीक है। क्रम्पलिंग ऑफ प्रॉक्सिमल कार्पल रो इज प्रिवेंटेड एंड फुल ROM इज अचीव्ड। सो रिस्ट मोशन फ्रॉम फुल एक्सटेंशन, अगर हम इसका उल्टा करेंगे बच्चों, ये तो मैंने आपको फ्लेक्शन से एक्सटेंशन तक का समझाया, एक्सटेंशन से फुल फ्लेक्शन तक क्या होगा, उल्टा उल्टा होता जाएगा। लिगामेंट्स अभी टाइट हो रहे थे अभी खुलते जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों रेडियल और अल्नर डेविएशन की। सो रेडियल डेविएशन क्या होता है बच्चों, जब हम हाथ को यानी कि रिस्ट को रेडियल साइड की तरफ लेके जाते हैं, बाहर की तरफ लेके जाते हैं, दैट इज रेडियल डेविएशन, 20 डिग्रीज होता है। अल्नर डेविएशन जब हम अल्ना बोन की तरफ मीडियल साइड या फिर अंदर की तरफ लेके जाते हैं उसे हम कहते हैं अल्नर डेविएशन। नॉर्मल रेंज क्या है इसकी, 30 डिग्रीज, देख रहे हो ज्यादा है इसकी रेंज, ठीक है। So this is radial deviation and this is ulnar deviation. So the proximal carpal row shows a unique reciprocal motion with radial and ulnar deviation. अब देखो flexion extension समझ आ गया ना, उसी में थोड़ा दिमाग लगता है ज्यादा, ठीक है। ये तो चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो देखो रेडियल डेविएशन के टाइम पे क्या हो रहा है, देखो आपको कंफ्यूजन होना अगर, तो ऐसे याद रखना जब भी आपका हाथ थंब की तरफ जाएगा ना दैट इज रेडियल डेविएशन, और जब ये लिटिल फिंगर की तरफ आपका हाथ जा रहा है दैट इज अल्नर डेविएशन। तो कोई कंफ्यूजन के चांसेस ही नहीं रहेंगे, कभी गलती नहीं करोगे।
तो देखो रेडियल डेविएशन के टाइम क्या हो रहा है, कार्पल स्लाइड अनअर्ली ऑन द रेडियस। अब देखो हमने स्लाइड और ग्लाइड दो टर्म्स पढ़ी है अपने आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स में, वो भी मैंने आपको समझा रखा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। इन केस नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ के आई बटन पे भी आ रहा होगा, जरूर देख लेना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे दोबारा नहीं समझाऊंगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे। तो रेडियल डेविएशन के टाइम पे क्या हो रहा है बच्चों, जो कार्पल्स हैं दे आर स्लाइडिंग अनअर्ली ऑन द रेडियस। ठीक है, तभी तो ये ऊपर का हिस्सा इधर की तरफ आ पाएगा जब ये नीचे से इधर जाएगा। सो दिस मूवमेंट ऑफ कार्पल प्रोड्यूसेस